पंजाब विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है और आज से पंजाब के प्रचार युद्ध में पूरी गर्मी आने वाली है। आज पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में रैली कर रहे हैं और इस रैली पर सबकी नजर है क्योंकि पीएम मोदी पंजाब को 42,750 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अहम बात यह है कि मंच पर पीएम के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहेंगे। पीएम के कार्यक्रम का किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, इसीलिए फिरोजपुर में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिरोजपुर में उल्टी गिनती शुरू हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की और उसी बीच में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरी रात भर पंजाब पुलिस सड़कों पे रही है। उस बीच में जहां पे किसानों ने कहा है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, गो बैक मोदी के नारे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप जो हरकत देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, पंजाब पुलिस के जो जवान है वो सुबह से ही तैनात है। कड़ी सुरक्षा की जा रही है। आपको आसपास का माहौल बता दें, यहाँ पे जगह जगह पे पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कई पोस्टर्स पे लिखा है जी आया नू, वेलकम मोदी जी। यहाँ पर आते ही वो सबसे पहले लैंड ऑफ द मार्टिर्स यानी नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल में जाएंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि देंगे शहीद ज्योति पे, जो कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए है। और वहां से आते ही सबसे पहले वो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जाएंगे और उसके बाद होगी विशाल रैली, अब की सबसे बड़ी रैली, खासतौर पे उस वक्त जब 3 फार्म बिल्स वापस लिए गए हैं। बीजेपी एक अलायंस पार्टनरशिप में है, जहां पे हम बात करें पंजाब लोक कांग्रेस के साथ और ढींसा की पार्टी के साथ। लेकिन क्या एक यू टर्न हो पाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हरकत आपको दिखा दें, यहाँ पर जो हरकत आपको नजर आ रही है, जिस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि ये रूट जा रहा है प्रधानमंत्री की रैली को। यहाँ पे सीनियर अफसर आपको देखे ग्राउंड की तरफ जाते हुए, लगातार गाड़ियां जा रही हैं, वीवीआईपी जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी गोली नहीं चलेगी। फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर्स के साथ आउटरीच किया गया था, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लाठी और डंडे हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि गनमैन है। और हमने ये पूरे रास्ते में देखा है, जो इंटरनल पार्ट है जो रैली का, वहां पे एसपीजी तैनात की गई है। मल्टीपल सिक्योरिटी पॉइंट्स है, 10,000 जवान यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं। पूरी सिक्योरिटी फुल प्रूफ की गई है। अब देखना होगा कि किसान इसे डिसरप्ट कर पाएंगे और रैली अपने आप में सफलता पूर्वक होगी या नहीं होगी, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है, साथ में किसानों का प्रोटेस्ट भी है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में विशाल रैली। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ कमलजीत संधू, फिरोजपुर, आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने खुलकर बिना मास्क के कई रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लिया। अब नतीजा सबके सामने है। वैसे केजरीवाल अकेले नहीं है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने में दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी एक सबक है, क्योंकि रैलियां और चुनावी कार्यक्रम तो सारी पार्टियां ही कर रही हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। काश जो अपील सीएम साहब ने दिल्ली के लोगों से की वो खुद भी मान लेते तो शायद कोरोना से बच जाते। दिल्ली में मास्क की नसीहत दे रहे हैं और पंजाब में बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। होता है, ऐसा होता है। चुनाव के अति उत्साह में अक्सर राजनेता इस तरह की लापरवाही कर ही देते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपने संपर्क में आए लोगों को सावधान करने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात कोरोना पर 100% लागू होती है। कोरोना वायरस न खास इंसान को देखता है, न आम इंसान को।
कौन पब्लिक है और कौन मंत्री, कौन अमीर है और कौन गरीब, कोविड इससे मतलब नहीं रखता। जिसने भी सुरक्षा चक्र में ढिलाई बरती, कोविड वहीं घुसपैठ कर जाता है। कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद तो होम आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों को संशय में डाल गए जिनके संपर्क में वो पिछले कुछ दिनों में आए। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में केजरीवाल ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में तूफानी कार्यक्रम किए। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त होम आइसोलेट ही कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। अहम बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी रैलियां एड्रेस कर रहे थे। पंजाब, चंडीगढ़, साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनकी कई सारी बड़ी जनसभाएं हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें वो पॉजिटिव आए। अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों में तमाम दलों के दूसरे नेताओं की तरह ही अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे। 3 जनवरी को वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रैली की थी। 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विजय यात्रा में शामिल हुए थे। 31 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में शांति मार्च पर निकले थे। वहीं 1 जनवरी को अमृतसर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अगले ही दिन यानी 2 जनवरी को वो लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में योगी सरकार को निशाने पर लिया था। दोस्तों, दुख की बात ये है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कोविड कुप्रबंधन का इल्जाम लगाया, लेकिन दिल्ली में कोविड के बढ़ते खतरे को हमेशा कम बताते रहे। वैसे केजरीवाल अकेले नहीं हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी मनोज तिवारी ने ट्वीट करके दी है। गनीमत ये रही कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने जाने से पहले मनोज तिवारी की रिपोर्ट आ गई, वरना दूसरे लोगों के लिए खतरा हो सकता था। इसी तरह बंगाल में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा पटना के जेडीयू कार्यालय में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिले हैं। एहतियातन कार्यालय में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पटना के जनता दल यू कार्यालय में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। करीब 5 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से एहतियातन दफ्तर को जो है बाहरी जो आम लोग हैं उनके आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। साथ में यहां पर टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, जो कि एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट किया जा रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा रहा है और पूरी लापरवाही के साथ भीड़ भरी रैलियों का आयोजन हो रहा है। लापरवाही का एक हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश के बरेली में भी दिखा। ये कांग्रेस के सियासी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। भीड़ को बुलाने के लिए कहा गया कि प्रियंका वाड्रा आने वाली है, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया गया। हालांकि तब तक सैकड़ों बच्चियां कार्यक्रम में पहुंच चुकी थी। इस कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आता पता नहीं था। ऊपर से कार्यक्रम में बची भगदड़ की वजह से कई बच्चियां घायल भी हो गईं। सवाल यह है कि जब नेता चुनाव प्रचार को अपनी प्राथमिकता मानते हुए उस दौरान लापरवाही करेंगे, तो तीसरी लहर को आने से भला कौन रोक पाएगा। बरेली से कृष्ण राज और दिल्ली से अमित भारद्वाज, पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, आज तक। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिनके घर में जगह नहीं है उनको कोविड केयर सेंटर्स की स्थिति अभी हमारे पास काफ़ी, वहाँ पर भी 5% ऑक्यूपेंसी है। कितने सेंटर्स हैं सर, कितने बेड्स हैं, अगर कुछ जानकारी आप दे दें। कल का डेटा मैं बताया था, जो अभी स्टार्ट किए हुए थे 4547, जिसमें से 324 पेशेंट्स थे कोविड केयर सेंटर जी। और इसमें 324 में से आधे से ज़्यादा पेशेंट वो जो विदेशों से आए हैं। वो इनको पेशेंट एक्चुअली कहना ठीक नहीं है, उनको कोई सिम्टम नहीं है ज़्यादातर लोगों को, तो उनको भी इसमें रखा गया। सर, एक आपने फिर कोविड वॉर रूम की शुरुआत की है। उस कोविड वॉर रूम में
कौन कौन सी जानकारी आपको आपके पास डायरेक्ट आ रही है, और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर वो क्या है? ऑक्सीजन के लिए कि जितने भी LMO टैंक्स हैं, जो बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रखी जाती है, उनके अंदर टेलीमेट्री डिवाइस लगा रहे हैं, जिससे कि लाइव पता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन बाकी है। ऐसा ना हो कि अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाए और उसके पता लगेगा खत्म, तो अलर्ट पहले ही आ जाएगा कि इतनी ऑक्सीजन बाकी है, तो उसको ताकि पूरा जाए। कोविड वॉर रूम में क्या होगा सर? कोविड रूम में सारे बेड ऑक्यूपेंसी, कितने पेशेंट पॉजिटिव हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कहाँ पर ICU बेड की जरूरत है, तो उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, हॉस्पिटल वाइज भी सारा डेटा रहेगा। सर, जितने आपके कोविड केयर सेंटर थे उनमें एक दो को अभी ऑपरेशनल किया गया था CW यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, क्या सभी को ऑपरेशनल कर रहे हैं जैसे बुराड़ी का जो था? या हाँ जी, सबको ऑपरेशनल कर रहे हैं, परंतु अभी देखो ऑक्यूपेंसी जो ऑपरेशनल है उनके अंदर भी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 7% है, 93% बेड खाली है। होम आइसोलेशन में I have a question, sir. If you look at the bed occupancy, especially oxygen beds, also numbers अगर आप कंपेयर करें एक हफ्ते से पहले, now it is starting to filled up very fast. वो rate of increase थोड़ा higher हो रहा है. So keeping that in mind, is that a cause for concern? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कल जो 418 बेड थे उसमें से 308 पेशेंट ऐसे थे जिनको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। 168 जो पेशेंट थे उसमें से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पे थे, ऑक्सीजन की ऑन एंड ऑफ जरूरत पड़ी थी, और 14 पेशेंट जो थे वो वेंटिलेटर बेड्स के थे। लेकिन वो जो संख्या था ना, वो जो संख्या बता रहे 168 ऑन ऑक्सीजन बेड्स एंड 14 ऑन वेंटिलेटर्स, वो पहले दिनों में और भी कम था, वो बढ़ रहा है सर, दैट इज द क्वेश्चन। बढ़ रहा है, पर परसेंटेज में देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर पे पेशेंट का बहुत बढ़ रहा है। जिस टाइम पर दिल्ली के अंदर, अभी ये दूसरी तरह से आप देख सकते हैं, 15,000 एक्टिव पेशेंट थे कल, 15,000 पेशेंट में 14 बेड ऑक्यूपाइड थे, वेंटिलेटर थे। पहले जब 15,000 एक्टिव पेशेंट थे तो वेंटिलेटर बेड इससे कम से कम 20 गुना थे जो ऑक्यूपाइड थे, तो 10-15-20 बताया था बीते दिन की ज्यादातर केसेज अब ओमिक्रॉन के आ रहे हैं जी, लेकिन जो मरीज ऑक्सीजन पे है, जो वेंटिलेटर पे हैं, क्या वो भी ओमिक्रॉन के हैं? नहीं, देखो अब सबकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, और ICMR ने भी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता है, तो सैंपल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरिएंट्स के भी आ रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरिएंट के। बाहर से आने वालों में अभी तक एक भी नहीं, उनमें से कोई भी ऑक्सीजन क्या वेंटिलेटर पे नहीं? सर, कुछ राज्यों में 5% मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रखी है, आपने कोई फिक्स किया है? क्योंकि मामले ज्यादा आने लगे, आपने कहा सबकी पॉसिबल नहीं है। नहीं, देखिएगा दिल्ली के अंदर 100% की हो रही थी जी, जीनोम सीक्वेंस 100% की हो रही थी, और उसका मकसद कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता उससे। ट्रीटमेंट कोरोना का वही है, डेल्टा का भी, ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी, सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज थी देखने के लिए कि क्या देश में ओमिक्रॉन भी आया है नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन देश में आ चुका है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। अब कितने फीसदी मामलों की हो रही है? अभी डेली कहते 300-400 की। उनमें से सर कोई भी ऑक्सीजन टेस्टिंग को लेकर पिछले जब ये मामले एकदम से बढ़ने लगे तो 65,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे एक दिन में, लेकिन पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो 65,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे। तो क्या सर उनको बढ़ाना है या नहीं? टेस्ट बढ़ा दिए गए ऑलरेडी। आप कहते हैं पहले 50, 55, 60,000 हो रहे थे, अब 70 से ऊपर हैं, और वो और भी बढ़ा रहे हैं। कल 65,000 की टेस्ट हो पाए, उससे पहले 63,000 के आसपास टेस्ट हो पाए, 2 दिन के बाद। आज 90,000 आएंगे, चिंता मत करो। सर, करीब 10,000 मरीज होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन को लेकर आप लोगों की जो नीति थी, उनको उनके घरों तक ऑक्सीमीटर पहुंचाना या दवा पहुंचाना? सभी पेशेंट्स के साथ जो भी होम आइसोलेशन में है उनके घर हमारी टीमें जा रही हैं, उनको पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, दवाइयाँ, सब चीज़ें दी जा रही हैं, और डेली उनसे फोन पे कांटेक्ट करके उनका हालचाल जाना है। The Chief Minister had said that Delhi will be ready for 3 lakh tests a day and 1 lakh patients per day. Is the government ready to handle those numbers as of today? देखो टेस्टिंग का जो बताया था ना, इतने टेस्ट करने की हमारे पास कैपेसिटी है कि 3 लाख तक टेस्ट हो सकते हैं। पिछली बार हमारे पास कैपेसिटी 1 लाख की थी, इस बार हमारे पास कैपेसिटी 3 लाख की है। सर, कितने तैयार है सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार? Now is the question, sir, because projections are very bad. नहीं, देखिए दिल्ली में इसी वजह से कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कोरोना को होने से रोकना, दूसरा अगर होता है तो उसका इलाज करना। होने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए। देश के अंदर सबसे पहले हमने अलर्ट्स जारी किए, सारे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको बंद कर दिया।
पूरी दुनिया के साथ देश में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। माना यही जा रहा है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। संक्रमण के आंकड़े करीब 3 से 4 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। ये बेहद अफसोसनाक है कि इस हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की घुसपैठ के बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उससे साफ दिख रहा था कि हालात यही बनेंगे। क्रिसमस के बाद सिर्फ 10 दिन में रोजाना दर्ज होने वाले मरीजों की संख्या 8 गुना तक पहुंच चुकी है। दस दिन में इस 8 गुना इजाफा कर दिया। जश्न खत्म, घर में कैद की बारी। क्रिसमस न्यू ईयर से उपजा फियर। पर्यटन स्थलों से आ रहा है महामारी का सैलाब। न किसी ने रोका, न कोई खुद रुका। क्रिसमस से लेकर नए साल के बीच देश के तमाम पर्यटन स्थलों पर जश्न मनाने के लिए लोगों में ऐसी होड़ लगी मानो कोरोना गुजरे जमाने की बात हो। जमकर भीड़ जुटी, जमकर जश्न मना, जमकर पार्टियां हुई और जश्न की खुमारी उतरते उतरते आंकड़ों ने लापरवाही की गवाही देनी शुरू कर दी। या यूं कहें कि जो बोया था वो काटने की बारी आ गई। सबसे पहले पिछले 10 दिनों के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालिए। 25 दिसंबर तक देश में औसतन 6 से 7 हजार कोरोना केस रोजाना दर्ज हो रहे थे, लेकिन इसी वक्त आंकड़े बढ़ने शुरू हुए और महज 4 दिन में दोगुने होकर करीब 13,000 पर पहुंच गए। 3 दिन बाद नए साल के पहले दिन नए मरीजों की तादाद 27,000 के करीब पहुंचकर फिर से दोगुनी हो गई। इसके 3 दिन बाद 4 जनवरी को मरीजों की संख्या फिर से करीब दोगुनी होकर 52,000 तक पहुंच गई। इसके 4 दिन बाद यानी 5 जनवरी को मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा 58,000 के पार पहुंच गई। यानी 25 दिसंबर से आंकड़ों ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने 10 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 8 गुना इजाफा कर दिया। 31 तारीख और 1 तारीख को मिला के कम से कम 10 लाख भक्त बिहारी जी के दर्शन का लाभ उठा पाए। 2-3 दिन से बहुत अच्छा रस है और बहुत गैदरिंग है, बहुत भयंकर भीड़ थी, खूब जबरदस्त भीड़ थी, खूब अच्छी भीड़ थी। पूरी जो गली जो थी ये वाली 50 गज भरा हुआ था, मतलब व्यवस्था एकदम चौकट थी। के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा भी सभी पंजाब वासी क्या सभी हिंदुस्तान वासी मास्क पहन के रखें, उचित दूरी बना के रखें और जितना अपना बचाव करेंगे बचाव में ही बचाव है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि रात को ऐसा कौन सा कोरोना आता है जो दिन में नहीं होता। लोगों को मतलब कि ये एजुकेट करें, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएं और लोगों को शिक्षित करें कि हमने इससे कैसे बचना, ना कि ये इनका रोजगार खत्म करें, नाइट कर्फ्यू लगाएं, दुकानें बंद करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये तो महज रुझान है। जश्न मनाने वाली भीड़ के बीच कोरोना वायरस असल में कितना भड़का, इसके आंकड़े सामने आने में अभी वक्त है। जश्न के बाद ज्यादातर लोग अब अपने राज्यों में अपने घरों को लौट चुके हैं। ऐसे में ये हिसाब किताब लगा पाना भी मुश्किल ही दिख रहा है कि पर्यटन स्थलों पर जमा हुई भीड़ ने कोरोना का गुल कितना खिलाया। लेकिन कुछ मामले सामने आ रहे हैं जो हमारी लापरवाही को सबूतों के साथ उजागर कर रहे हैं। जयपुर में एक दिन में 745 कोरोना मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश में एक साथ 28 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई गोवा के बीच वाले कार्डेलिया क्रूज शिप पर 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में नए साल के मौके पर कई जगहों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा था। इन्हीं में से एक जगह है ऋषिकेश। प्रशासन ने एहतियातन पर्यटकों के कोविड सैंपल लिए थे। रिपोर्ट आनी शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। 28 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। ये सभी दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के रहने वाले हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। अब ऋषिकेश का प्रशासन उन सब लोगों को तलाश रहा है जो कैंप और होटल में इनके संपर्क में आए थे। अभी 2 दिन पहले हमने सैंपलिंग की थी तो इसमें बाहरी लोग ज्यादा थे जो कि नए वर्ष पे आए थे। इधर मोहनचट्टी, रत्तापानी इस तरफ रुके हुए थे। इसमें 28 लोग पॉजिटिव होने की सूचना हमें आज प्राप्त हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग अभी कर रहे हैं उनकी, बाकी पूरी जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो फिर बताई जाएगी। ये लोग जहाँ जहाँ भी रुके होंगे हमारी जो मोबाइल टीम है, सैंपलिंग टीम है, वो जाएगी प्रत्येक जो भी जहाँ जहाँ रुके हुए थे वहाँ से सैंपल लेगी और यदि आवश्यकता होगी तो वहाँ पे उनको क्वारंटीन भी किया जाएगा।
हालांकि कोरोना के मामले से तो ये लग रहा है कि लापरवाही की कोई इंतहा नहीं है। पहाड़ों से भले ही पर्यटक लौट आए हों, लेकिन राज्यों की अपने घूमने फिरने की जगहों पर भीड़ बदस्तूर जारी है। इटावा की इस लॉयन सफारी की तस्वीर देखिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी घुमाने के लिए लाया गया है, लेकिन बस चुनिंदा लोगों के चेहरे पर ही मास्क दिखाई दे रहा है। कोरोना के केस तो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं अभी तो। मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है, लगा रहे। हाँ, नहीं लगाने के लिए। कितने लोग हैं, किसी ने लगाया मास्क? लगा लेते। अगर मास्क के यहाँ पर अगर आप घूम रहे हैं तो अच्छी बात है क्या? नहीं सही बात है। फिर लगा लिया। क्यों नहीं लगाया आपने? कोई तो मास्क लगा ही नहीं रहा। वो केसेस तो ऐसे ही है, पता नहीं क्या। कभी फरवरी में केसेस निकल आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में, अब नवंबर बंद हो जाते हैं। मुझे रूटीन ही समझ में नहीं आता केसेस के। मास्क है वो एकदम जल्दी में घुसे है। फैमिली में कोई नहीं लगाया? नहीं, मास्क लगाया है जल्दी में, गाड़ी में एकदम बच्चा भी नहीं लगाया और वो भी नहीं लगाया? लगाया। सॉरी, गलती हो गई। मास्क का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। उसे देखते हुए भीड़ का बर्ताव चौंकाने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर में मौत का तांडव देख चुके देश को वो सबक याद रखना बेहद जरूरी है। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद और इटावा से अमित तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि जब दिख रहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं या बिगड़ रहे हैं, तब क्यों किसी भी राज्य ने कड़े कदम नहीं उठाए? क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाकर संक्रमण रोका जा सकता था? क्या पार्टियों में भीड़भाड़ पर अंकुश लगाना जरूरी नहीं था? लेकिन देखिए, सवाल तो ये भी उठता है कि अंकुश लगाता कौन है, क्योंकि राज्य सरकारों के नेता मंत्री खुद अपनी बैठकों और रैलियों में मशगूल थे। न भीड़ से कोई परहेज दिखा, न कोरोना का डर। ऐसे में जनता ने भी वही किया जो नेता कर रहे थे। क्या नेता और क्या जनता, कोरोना को दोनों बाहें फैलाकर दावत देने में कोई पीछे नहीं रहा। जनता ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ जुटाने में कंजूसी नहीं की, तो नेताओं ने चुनाव और लोकतंत्र के नाम पर अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के नए नए रिकॉर्ड कायम किए। नतीजे हमारे सामने हैं। हर दिन उछल रहे आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसे खुले आमंत्रण को कबूलने में कोरोना वायरस ने जरा भी संकोच नहीं दिखाया। आज 58,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। नए मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे में 55% बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा 18,466 मामले महाराष्ट्र में आए। बंगाल में 9,000 से ज्यादा, तो दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। मौत का आंकड़ा 534 पर दर्ज हुआ, जो कई हफ्तों में सबसे ऊंचा स्तर है। ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम हालात बिगड़ने का अंदेशा जता रहे हैं, जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे थे। इस दौरान वो जाने कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, उन्हें किससे इन्फेक्शन हुआ और उनके जरिए ये कहां तक फैला, ये पता लगाना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन बीमारी और महामारी पर रोकथाम के लिए कुछ हो न हो, राजनीति की गुंजाइश भरपूर है। केजरीवाल जी ਨੂੰ कोरोना हो गया। ਅੱਜ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। लेकिन ये लोग बाहर से आके पंजाब च राज करना चाहते। पंजाब वास्ते भी ये कोरोना ही है। ऐसी है जो कोरोना नहीं लेना, अजिही बीमारी नहीं पानी कि जिहड़ी बाहर से आके सानू पै जे। केजरीवाल इस दौर में संक्रमित होने वाले अकेले नेता नहीं हैं। टीएमसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एक बार फिर संक्रमित हुए हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले संक्रमित हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के 13 से ज्यादा मंत्री संक्रमित हैं। पंजाब के सीएम चन्नी के दफ्तर में 2 स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। हालात को देखते हुए साफ है कि रैलियां और बैठकें कोरोना की तीसरी लहर के लिए बड़े तौर पर जिम्मेदार बन रही हैं। लेकिन चुनावी सियासत के आगे चुनाव आयोग भी बेबस दिख रहा है। हालांकि चर्चा ऐसी है कि आयोग वर्चुअल रैलियों को लेकर कुछ फैसला ले सकता है।
जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनमें किसी तरह का प्रतिबंध या पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास वायलेशन ऑफ कोविड। ये स्टेट का विषय है और भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है। उसके आधार पर अपने स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पर सर एक टाइम पे केंद्र भी तो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं। नहीं, भारत सरकार ने समय समय पर एडवाइजरी दी ही।